गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं श्याम सुंदर शर्मा आपको 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ समझा रहा था। कल मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिए थे बेटा सॉल्व करने के लिए। आपने घर पे प्रयास भी किया होगा। चलो एक बार हम दोबारा से आपकी याद ताज़ा कर देते हैं कि आपने क्या किया इसमें। तो देखिएगा बेटा, इसमें गर्मी के दिनों में घड़े का पानी जो मैंने बताया था नॉर्मल था, घबराना नहीं था बेटा। इसमें जैसे एक मटका है, देखो आप इधर ये ले लिया आपके घर का मटका, इस तरह से ये मटका आ गया मटका। अब बेटा इसमें आपने क्या करा है, पानी भर दिया। ये पानी भर दिया। तो बेटा मैंने एक चीज़ कही थी आपको, जब पहला पार्ट पढ़ाया था, ये चल रहा था स्टार्टिंग में, और पदार्थ के कुछ गुण थे उनको जो मैं क्लियर कर रहा था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। मैंने ये बात आपको बोली थी। तो ये मटका भी तो मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी भी तो पदार्थ है बेटा। जो बात पहले बोली थी वही पदार्थ की कंडीशन मटके पर भी फॉलो होनी चाहिए। तो ये भी बनाया, तो कल्पना करते बेटा, दिखाई नहीं देते हैं आंखों से, हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर मटके में भी इस तरह से क्या हो बेटा, छोटे छोटे छिद्र हो, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ तो है ही, तो इस तरह इसमें भी छोटे छोटे क्या होंगे बेटा, छिद्र होंगे बारीक, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे। ये गारंटी है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि दिखाई देगा तो मटका फूटा हुआ कहलाएगा, कोई इसको परचेज नहीं करेगा। ये बात है, देखो इस तरह से, जैसे मान लो इस तरह से हैं। अब इसके बाद इसके अंदर आपने पानी भर दिया था, तो इन छिद्र में से धीरे धीरे जल का क्या होगा, रिसाव होगा। जल का रिसाव होगा तो जल बूंदों के रूप में कहाँ जाएगा, बाहर आएगा। यहाँ इस तरह से जल बूंदों के रूप में बाहर आएगा। छिद्र बारीक है, इसलिए पानी भी क्या है, बहुत धीरे धीरे, ऐसा लगता है बस मटका गीला हो रहा है। ऐसा नहीं कि टपक टपक के पूरा रूम ही भर देगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे मटके की सतह कैसी हो रही है बेटा, बाहर वाली गीली हो रही है, नम हो रही है। इस तरह से ये देखो आप, ये ले लिया आपने, ये हो गया, ये ले लिया आपने। तो अब जब ये जल बाहर आ चुका है, तो बाहर इससे क्या होगी, गर्म हवा टकराएगी, और गर्म हवा जब इससे टकराएगी तो ये जल उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा और ये बाहर वाला जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, और वो वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी। और जब वो ठंडी वायु इस मटके से टकराएगी तो मटके की सतह भी कैसी हो जाएगी, ठंडी। और जब मटके की जब सतह ही ठंडी हो जाएगी तो मटके के अंदर का पानी तो अपने आप ठंडा होना चाहिए। तो देखो जैसे ये क्या लिखा था, ये लिया आपने जल, ये जो रिक्त स्थान लिए हैं ये है रिक्त स्थान, और ये जो ब्लू कलर का है ये है जल। कहाँ का जल है ये, बाहरी सतह, ये बाहरी सतह वाला जल हो गया। अब इस पर वायु आ रही है, ये वायु, और इससे आके टकराएगी। ये कैसी होती है, गर्म वायु, क्योंकि गर्मी में तो गर्म वायु चलती है। और जब ये गर्म वायु इससे आके टकराएगी तो टकरा के ठंडी हो जाएगी। ये जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। ये वाला जल है किस में बदल जाएगा, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और सतह कैसी हो जाएगी बेटा, ठंडी हो जाएगी। इसलिए घड़े का पानी ठंडा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल
शीतलता वाला आ गया। एक चीज़ देखी होगी बेटा आप लोगों ने, अभी घर में घर वाले कहते हैं अरे बेटा इतना मोटा कपड़ा, इतना भारी कपड़ा मत पहन, कॉटन के कपड़े पहन ले, सूती कपड़े पहन ले, है ना, नायलॉन वगैरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं अपन, ड्रेस सूती वस्त्र ज़्यादा पहनते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? यहाँ से भी प्रश्न आता है बनकर कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, वह क्यों? प्रश्न क्या बनता है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, वह क्यों? तो इसका आंसर है कि हमें गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए। कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? सूती वस्त्र। लेकिन सूती ही क्यों पहनने चाहिए, ऐसा रीजन क्या है? गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सूती वस्त्र क्या होता है बेटा कि जब हमारे शरीर को पसीना आता है गर्मी में, तो ये सूती जो धागे हैं जिससे वस्त्र बना है, ये पसीने को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं। पसीने को जब ये अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं तो कपड़ा गीला हो जाता है। कपड़ा गीला होने के कारण जब इससे गर्म वायु गीले कपड़े से टकराती है तो ये गीले कपड़े की जो बाहरी सतह पर जो पसीने हैं जल की बूंदों के रूप में गर्म वायु के संपर्क में आते हैं, तो गर्म वायु उस उष्मा को इन पसीनों की बूंदों को दे देती है, यानी पसीने की जो बूंदें हैं जल के रूप में, ये उस गर्म वायु से उष्मा ग्रहण करके बाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाते हैं। और जो वायु है, जो गर्म वायु आई थी, ऊष्मा त्याग करके ठंडी हो जाएगी। यानी इसमें प्रोसीजर सेम घड़े वाला आ रहा है, मटके वाला आ रहा है, सेम वही प्रोसीजर है। जिस तरह मटके की बाहरी सतह पर जल की बूंदें थी और जलवाष्प के रूप में चली गई, मटके की सतह ठंडी हो गई, उसी तरह इसमें भी कपड़े, बस मटके की जगह क्या आ गया है, कपड़ा आ गया है। कपड़े की बाहरी सतह भी ठंडी हो जाएगी, और जब कपड़े की बाहरी सतह ठंडी होगी, कपड़ा ठंडा होगा, तो हमको कैसा फील होगा? शीतलता महसूस होगी, ठंडापन महसूस होगा, और हम उन वस्त्रों को आसानी से गर्मी के मौसम में भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये कारण है कि गर्मियों में हमें सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए, हमें अधिक आरामदायक रहते हैं। इसमें थोड़ा सा एक और भी आता है बेटा, जैसे पेट्रोल या इत्र अपन हथेली पे डालते हैं, बहुत ठंडी लगती है, बहुत ठंडी, बहुत मज़े आते हैं। पेट्रोल को देखना आप, थोड़ा सा पेट्रोल की बूंदें रखना हाथ पे, तो आपको कैसा लगेगा? ठंडा फील होगा। लेकिन पानी को डालते तो इतना पानी फील नहीं होता। इसमें क्या कारण है? कारण ये बेटा कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल के जो कण हैं वो कम तापमान पर, यानी कम ऊष्मा प्राप्त करके भी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जल के अणुओं को द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप पेट्रोल अपन हाथ पे हथेली पे डालते हैं, इत्र डालते हैं या एसीटोन डालते हैं, तो हथेली से ऊष्मा, जैसे यहाँ मैंने डाला, तो हथेली से ऊष्मा पेट्रोल ग्रहण करेगा और पेट्रोल बाष्प बन के उड़ जाएगा।
पेट्रोल वाष्प बन के उड़ा, उसके लिए ऊष्मा उसने कहाँ से प्राप्त की? हथेली से, हथेली से प्राप्त की। इसलिए हथेली का जो तापमान है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हथेली का तापमान जब पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा तो हथेली कैसी फील होगी? ठंडी। इसीलिए नेल पॉलिश लगाते समय नाखून एकदम ठंडे हो जाते हैं, या पेट्रोल जब बूंद के रूप में गिरता है तो हथेली को ठंडा फील होता है। एक घर में आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एक आपकी मम्मी बोली, बेटा ठंडा पानी की बोतल लेके आ, ठंडे पानी की फ्रिज में से। आप गए, आप शैतानी करते करते गए और आपने बहुत चिल्ड ठंडा पानी, बहुत ठंडा कि पानी बोतल ली और बाहर ले आए। आपकी मम्मी कहेंगी, बेटा इसको थोड़ी देर के लिए रख दो। आपने रख दिया, ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन देखोगे आप कि बोतल जब लाए थे वो साफ़ थी, लेकिन लाने के कुछ समय बाद वो बोतल बाहर से गीली हो गई। वो इतनी गीली हो जाती है जैसे यानी किसी ने पानी से उसको धोया हो, यानी भिगो दिया है पानी से उसको। जबकि आप वहीं बैठे थे, आपने देखा कि इसको पानी से किसी ने नहीं भिगोया। इसके पीछे क्या रीज़न था? बस वही रीज़न है बेटा कि बोतल के अंदर पानी जो है बहुत ठंडा था विशेष, इसलिए बोतल के अंदर का तापमान बहुत कम था। तो निश्चित है बोतल का तापमान जो है वो बहुत ही कम होगा, सतह का भी। गर्म वायु जब उसके संपर्क में आई, तो गर्म वायु जब उसके संपर्क में आती है तो ऊष्मा का परित्याग करती है और वायु ठंडी हो जाती है। मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वायु में नमी की नमी या आर्द्रता जिसे कह सकते हैं, नमी यानी जलवाष्प भी उपस्थित होती है। लेकिन वो क्या गर्म हवा थी, इसलिए हमें जलवाष्प फील नहीं हो रही थी। लेकिन वही वायु जो उस बोतल के संपर्क में आई और वायु का तापमान कम हो गया, तो वायु का तापमान कम होने के कारण जो वायु की जो नमी थी, जो जल वाष्प के रूप में थी, वो तापमान में कमी आने से, वही अवस्था परिवर्तन वाला टॉपिक आ जाएगा कि तापमान में कमी आने से गैसीय अवस्था से किस अवस्था में लौट गया? वापस द्रव अवस्था में लौट गया। और द्रव अवस्था में लौटने के कारण ही जो पानी की बोतल है उसके चारों तरफ जल की बूंदें इकट्ठी हो गई। इसी तरह बेटा जैसे कोई आइस अपन अगर किसी ग्लास में रख देते हैं और उस ग्लास को अपन अगर बाहर टेबल पर रखते हैं तो देखते हैं कि आइस तो ग्लास के अंदर थी, लेकिन जल की बूंदें उस ग्लास के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। तो बेटा अंदर का जल, जैसे मटके वाला प्रोसीजर नहीं है इसमें कि मटके का जो जल था वो थोड़ा थोड़ा बाहर आया था ड्रॉप के रूप में, ऐसा नहीं होता बेटा। गिलास का जल अंदर ही रहता है। बाहर जो जल है वो कहाँ से आया है? जो वायु उसके संपर्क में आई थी, उस वायु संपर्क में आने के बाद ठंडी हो गई, और ठंडी होके उसमें जो नमी थी, जो जलवाष्प के रूप में थी, वो जल के बूंदों के रूप में प्रकट होने लगी और ग्लास के चारों तरफ नन्ही नन्ही जल की बूंदें एकत्रित होने लग जाती हैं। इस तरह से आप ये प्रयोग रोज़ाना घरों में आसानी से देखते हो। और यही कूलर का प्रोसीजर भी होता है कि कूलर भी जो आज हमारी एक विशेष आवश्यकता बना हुआ है, गर्मी का जो टेम्परेचर चल रहा है प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त, और कूलर ही हमारे लिए वरदान है। उसमें भी यही हो रहा है कि कूलर का पानी जब ऊपर से टपकता है जालियों में, देखोगे घास की वो लगी रहती है जालियाँ, वो उन पानी को पी लेती हैं, गीली होती है। और गर्म वायु जब उनसे आके टकराती हैं तो गर्म वायु जैसे उससे टकराती हैं ठंडी हो जाती हैं, और जो जालियों में जो पानी था वो पानी उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है और पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, और वो ठंडी वायु कूलर के माध्यम से हमारे रूम में प्रवेश करती है और हमारे रूम को में शीतलता महसूस होती है और हमें आरामदायक नींद आती है। इसी तरह देखा कि हमने इस चैप्टर के में सारी चीज़ें पढ़ी, पदार्थों की अवस्था भी पढ़ ली,
पदार्थ के जो मेन डेफिनेशन है वो भी पढ़ ली कि पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की प्रॉपर्टीज पढ़ ली जिसे कहते हैं अपन गुण, कि पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई। और ये जो बुक्स है जो भी प्रेजेंट में 9th क्लास के लिए नई लगी हुई है, नई आई है, नया सिलेबस आया है, CBSE का सिलेबस है, तो जितना भी है ये प्रैक्टिकल नॉलेज पर है। इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाई। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है बेटा कि आप बुक्स परचेज करें। चलो कुछ क्वेश्चंस इस पार्ट से संबंधित जो अच्छे हैं हम आपको क्लियर कराते थे। जैसे एक प्रश्न बताता हूँ मैं आपको कि जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ। जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्यों? जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्यों? इसमें देखिएगा मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जल किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जल किस अवस्था में पाया जाएगा? गैसीय अवस्था। लेकिन कमरे का जो तापमान होता है सामान्यतः कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 मान लो तक माना जाता है। 25 से 35 के बीच की जब कड़ी आती है तो ये ना तो 0 के लगभग में ना ये 0 के लगभग में, ना ही 100 के लगभग में, दोनों के निकट है ही नहीं है बिल्कुल भी। 0 के भी लगभग में नहीं है, इसलिए ठोस अवस्था में भी नहीं हो सकता, और 100 डिग्री सेल्सियस के भी लगभग में नहीं है, इसलिए गैसीय अवस्था में भी नहीं हो सकता। तो निश्चित है कि सामान्य कमरे का ताप जब 25 से 35 माना जाता है और यही रहता है लगभग, इसीलिए कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही रीजन है कमरे के ताप पर जो जल है वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव के रूप में पाया जाता है। इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। प्रश्न क्वेश्चन को भी नोट करना है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन और ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने अभी भी बोला कि कमरे के ताप पर जल द्रव अवस्था में है। क्या सारी चीज़ें ही द्रव अवस्था में हैं? क्या ये व्हाइट बोर्ड भी द्रव अवस्था में है? क्या फैन भी द्रव अवस्था में है? या मार्कर भी द्रव अवस्था में है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता फिर ऐसा? समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की जो अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। अगला प्रश्न लिखो बेटा, लोहे की अलमारी लोहे की अलमारी लोहे की जो अलमारी है आपके घरों में कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर ठोस
अवस्था में पाई जाती है। क्यों? भाई जब जल द्रव अवस्था में पाया जा रहा था तो ये ठोस अवस्था में क्यों? ये भी द्रव अवस्था में पाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका क्या रीजन है? इसका भी रीजन है, मैं आपको पहले बता चुका था कि हर पदार्थ का क्वथनांक, गलनांक सबके अलग अलग होते हैं। जल जो था ठोस अवस्था में अगर देखें तो बर्फ के रूप में रहता है और बर्फ का गलनांक बहुत कम है और वो जल्दी पिघल जाती है, इसलिए कमरे के ताप पर द्रवावस्था में था। लेकिन लोहे का गलनांक तो बहुत विशेष होता है, बहुत विशेष होता है। गरम गरम भट्टियों में बहुत विशेष प्रक्रिया के द्वारा पिघलाया जाता है, तब जाके लाल होता है, और जब बहुत बहुत विशेष टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो द्रव में बदलेगा। लेकिन कमरे का ताप तो इतना अपन उत्पन्न कर ही नहीं सकते। कमरे का ताप तो केवल 25, 30, 35 बस इतना ही रहता है, इतना ही मेंटेन करते हैं, नहीं तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो कमरे का तापमान, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? सामान्यतः कमरे का तापमान 25 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होने के कारण यह तापमान लोहे के कणों को पिघलाने में असमर्थ होता है, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए अधिक तापमान की, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यानी सामान्यतः कमरे का तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य होने के कारण यह तापमान लोहे के कणों को पिघलाने में असमर्थ होता है, क्योंकि लोहे के पिघलाने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। अतः लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती है। चलो आंसर को नोटबुक में लिख लीजिएगा। ये आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो एक बार इस आंसर को दोबारा से मैं क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को कि कमरे का तापमान 25 से 30 या 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य है। ये तापमान लोहे के कणों को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि लोहे के कणों को पिघलाने के लिए उस तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद
इस चैप्टर में सारी बातें क्लियर करने के बाद आज ये चैप्टर फिनिश हुआ है। तो आपको आज होमवर्क ज़्यादा मिलेगा, उस होमवर्क को आप ढंग से क्लियर करना। उस होमवर्क के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर फर्स्ट लेक्चर से लेके आज 9 लेक्चर लगे इसमें, फर्स्ट से 9 तक के जितने भी लेक्चर हैं सब में से उसके आंसर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज 9 लेक्चर वाला ही आप रीड करें, एक बार दोबारा से पूरे 9 लेक्चरों को वॉच करें और उनमें से उनके आंसर फाइंड करें। तो अधिक मेहनत करोगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो लिखिएगा आप क्वेश्चंस, ये आपने उतार ही लिया होगा। तो आपको बेटा जो लेक्चर पढ़ाए उनमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं। पहला है कि उबलते हुए जल, उबलता हुआ जो जल अथवा भाप में से जलने की जो तीव्रता है किसमें अधिक महसूस होगी। यानी आपके एक हाथ पर तो उबलता हुआ जल गिर गया है और एक हाथ आपने क्या करा है, जल वाष्प के संपर्क में आया है, तो आपको कौन सा हाथ ज़्यादा जलन महसूस करेगा। दूसरा है में इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। जैसे मान लो आपका कोई भाई है परफ्यूम लगा रहा है और आप दूसरे कमरे में बैठे हो फिर भी आपको पता लग जाता है, तो इसका क्या रीज़न है। और गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्या फ़ायदा है गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का। सर्दियों के लिए नहीं कहते, गर्मियों के लिए ही विशेष क्यों कहते हैं। इन तीनों के आंसर आप लिखेंगे। वैसे ये चैप्टर पहला आज फिनिश हो चुका है आपका, लेकिन इन तीनों के आंसर हम आपको फिर दोबारा क्लियर कराएंगे, आप एक बार मैच कर लेना। बाकी इन तीनों के आंसर आपको जो हमने 9 लेक्चर में पढ़ाया है चैप्टर, उसमें आपको इनके आंसर मिलेंगे। आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर इनके आंसर फाइंड करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।